साथियों, राठौर जीएस एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। आज इंडियन ज्योग्राफी का यानी भारत का भूगोल का अध्याय 6 जो कि भारत की मिट्टी है। भारत की मिट्टी चैप्टर 6 नंबर चैप्टर है। इसी का आज हम लोग पहले थ्योरी डिस्कस करेंगे, उसके बाद फिर क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। आज थ्योरी का क्लास है। आज चलिए हम लोग थ्योरी डिस्कस करते हैं। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। आज देखिए मिट्टी या फिर मृदा, मिट्टी या फिर मृदा अर्थात तो सोयल कहते हैं। सोयल इंग्लिश में सोयल कहते हैं, हिंदी में मिट्टी या फिर मृदा कहते हैं। जिसकी उत्पत्ति देखिए लैटिन भाषा मृदा जो है ना लैटिन भाषा से बना हुआ है। लैटिन भाषा के सोलम सोलम SOLU हुआ है, जिसका अर्थ होता है फर्श। जिसका अर्थ क्या होता है? फर्श। किस भाषा से बना है? सोलम से बना है। कैसी भाषा है? लैटिन भाषा है। इस पे ध्यान देना है कि ये पूछा जाता है कैसी भाषा है। इससे फर्स्ट एग्जाम हुआ था, उसमें भी पूछा गया था ये भाषा कैसी है, तो लैटिन भाषा है। कैसी है? लैटिन भाषा है। ये चीज को याद रखना है। देखिए मृदा के अध्ययन को क्या कहते हैं? मृदा के अध्ययन को ये क्वेश्चन पूछा जाता है। मृदा के अध्ययन को पेडोलॉजी कहते हैं। पेडोलॉजी ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखेंगे आप लोग। मृदा निर्माण की प्रक्रिया को पेडोजेनेसिस कहते हैं। क्या कहते हैं? पेडोजेनोसिस कहते हैं, जिसका कि हिंदी होता है मृदा जनन। क्या होता है? मृदा जनन। तो बताइए मृदा निर्माण की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? पेडोजेनेसिस कहते हैं। हिंदी में क्या कहते हैं? मृदा जनन कहते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए भारत में जो है ना, भारत में 8 प्रकार की मिट्टी है और इनको जो है ना भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने जो है ना 8 भागों में बांटा है। कितने भागों में? 8 भागों में। तो पूछा जाएगा कि भारत में कितने प्रकार की मिट्टी है? 8 प्रकार की मिट्टी है। तो ये भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद संगठन है। संगठन, इस संगठन की जो स्थापना जो है 1929 में हुए। कब हुई है? 1929 में हुए, जिसका कि हेडक्वार्टर यानी कि मुख्यालय नई दिल्ली में है। तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? नई दिल्ली में। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद नामक संगठन की स्थापना कब हुई है? 1929 में। और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। बिल्कुल सही। देखिए यह संस्था जो कृषि मंत्रालय के अधीन काम करता है। तो पूछा जाएगा यह संस्था किस मंत्रालय के अधीन कार्य करता है? कृषि मंत्रालय के अधीन। बिल्कुल। देखिए इस संस्था के अनुसार 4 प्रकार की मिट्टी को भारत में वृहद स्तर पर पाई जाती है। तो भारत में कितने प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? सबसे ज्यादा 4 प्रकार की पाई जाती है। पहला देखिए, पहला जलोढ़ मिट्टी, जो कि टोटल भूभाग के कुल क्षेत्रफल के 40% पर पाया जाता है। कितने प्रतिशत पर? 40 से 43% पर पाया जाता है। कौन सी मिट्टी? जलोढ़ मिट्टी। तो यहाँ पूछा जाएगा भारत में सबसे ज्यादा कौन सी मिट्टी पाई जाती है? जलोढ़ मिट्टी। जलोढ़ मिट्टी में भी 2 प्रकार की होती है। एक होती है बांगर, जो कि पुरानी जलोढ़ मिट्टी होती है। दूसरी होती है खादर, जो कि नई जलोढ़ मिट्टी होता है। और जो खादर जो है ना, यही सबसे ज्यादा पाया जाता है, ना कि बांगर। ठीक है। अब देखिए दूसरा नंबर पे है लाल पीली मिट्टी। लाल पीली मिट्टी जो है टोटल भूभाग के 18% भूभाग पर पाया जाता है। कितने परसेंट पर? 18% पर। तीसरा नंबर पे देखिए काली मिट्टी। काली मिट्टी जो है 15% पे पाया जाता है। कितना? 15%। 4 नंबर में देखिए लेटेराइट मिट्टी दिया है। लेटेराइट 4% पे पाया जाता है। कितना? 4% में। इसका आपको क्रम याद रखना है। देखिए जलोढ़ मिट्टी सबसे ज्यादा 40 से 43% पर। दूसरे नंबर पे आएगा लाल पीली मिट्टी, कितना परसेंट पर? 18% पर। तीसरे नंबर पे आएगा काली मिट्टी, कितना परसेंट पर? टोटल भूभाग के 15% पर। और चौथे नंबर पे आएगा लेटेराइट मिट्टी, टोटल भूभाग के कितने परसेंट पर? 4% पर। इस जोड़ के बताइए 40 कितना? 77 हुआ। 77 हुआ। बाकी कितना परसेंट बचा? अन्य जो 4 पर का 23%। बाकी कितना बचा? 23%। 77 23, हाँ 23% बचा। तो 23% में जो है ना अन्य जो 4 प्रकार की मिट्टी है ना, वो पाई जाती है। ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। पहले डिस्कस करते हैं जलोढ़ मृदा। देखिए जलोढ़ मृदा जल के द्वारा बहाकर लाई गई मृदा को जलोढ़ मृदा कहा जाता है। हमने पहले जब नदी का डिस्कशन कराया था, तो उस टाइम हमने बताया था जलोढ़ मृदा के बारे में विस्तार पूर्वक। तो आप लोग नदी का वीडियो जो है इससे पहले जो चैप्टर का डिस्कशन हुआ है उसको जरूर देखें, वहां पे हमने अच्छे से डिस्कस कराया। तो देखिए जलोढ़ मृदा जल के द्वारा बहाकर लाई गई मृदा को क्या कहते हैं? जलोढ़ मृदा। देखिए जलोढ़ मृदा को ही जो कांप या कछारी मिट्टी कहा जाता है। तो ये कुछ क्वेश्चन पूछा जाता है, कांप या कछारी मिट्टी किसे कहा जाता है? जलोढ़ मृदा को कहा जाता है। यह मृदा भारत में सबसे ज्यादा क्षेत्रों में पाई जाती है। अभी हमने बताया कितना परसेंट पर? 40 से 43% पर पाया जाता है। तथा सबसे अधिक उपजाऊ मृदा होता है। तो पूछा जाएगा सबसे उपजाऊ मृदा कौन सी होती है?
जलोढ़ मृदा। देखिए जलोढ़ मृदा में भी सबसे ज्यादा होगा खादर जलोढ़ मृदा। अब देखिए जलोढ़ मृदा दो प्रकार की होती है, जब हमने अभी बताया बांगर और खादर। जो बांगर पुरानी जलोढ़ मृदा को क्या कहते हैं? बांगर कहते हैं, नई जलोढ़ मृदा को खादर कहते हैं। इसमें देखिए सबसे ज्यादा जो है उपजाऊ जो है नई जलोढ़ मृदा होती है, जिसे कि खादर कहते हैं। खादर सबसे ज्यादा उपजाऊ मिट्टी है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते। देखिए भारत में जलोढ़ मृदा सबसे अधिक उत्तर भारत के मैदानी भाग में तथा भारत के तटीय मैदान में देखने को मिलता है। तो भारत में जलोढ़ मृदा सबसे अधिक उत्तर भारत के किस क्षेत्र में पाया जाता है? मैदानी भाग में। किस क्षेत्र में? मैदानी भाग में, तथा भारत के तटीय मैदान में देखने को मिलता है। देखिए हिमालय से बहने वाली नदियों के कारण उत्तरी भारत में जलोढ़ मृदा की व्यापक स्तर पर उपस्थिति देखने को मिलती है। ठीक है, वहीं प्रायद्वीपीय नदियों के कारण जलोढ़ मृदा की उपस्थिति तटीय भागों में देखने को मिलती है। देखिए प्रायद्वीप के द्वारा कौन से भाग? तटीय भाग, और उत्तर भारत के द्वारा मैदानी भाग में देखने को मिलता है। आगे बढ़िए। देखिए सबसे ज्यादा जलोढ़ मिट्टी उत्तर प्रदेश में पाया जाता है। ये क्वेश्चन देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो बताइए सबसे ज्यादा जलोढ़ मिट्टी कहाँ पाई जाती है? उत्तर प्रदेश में, बिल्कुल। आगे बढ़िए। देखिए जलोढ़ मृदा में गेहूं, चना, जौ, धान, मक्का, जूट ये सभी फसलें उगाई जाती है। कहने का मतलब हुआ कि जलोढ़ मृदा में जो है हर प्रकार की जो है ना फसलें उगाई जाती है। ठीक है, आगे बढ़िए। देखिए जलोढ़ मृदा में, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, देखिए ध्यान से सुनिएगा, यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है। देखिए जलोढ़ मृदा में पोटास सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है। तो बताइए जलोढ़ मृदा में सर्वाधिक मात्रा में क्या पाया जाता है? पोटास पाया जाता है। पोटास के बाद इस मृदा में चूना की अधिकता होती है। तो बताइए जलोढ़ मृदा में क्या क्या पाई जाती है? पोटास और चूना पाया जाता है। पोटास और चूना पाया जाता है। देखिए वहीं देखिए जलोढ़ मृदा में जो नाइट्रोजन, फास्फोरस और ह्यूमस की कमी होती है। देखिए पूछा जाएगा जलोढ़ मृदा में अधिकता क्या चीज की होती है? अधिकता क्या? पोटास और चूना की। वहीं पूछा जाएगा इसमें कमी क्या चीज की होती है? नाइट्रोजन, फास्फोरस और ह्यूमस की। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यही क्वेश्चन पूछा जाता है मिट्टी से, हमेशा पूछा जाता है। आप क्वेश्चन बैंक उल्टा के देख ले। तो या फिर से देखिए जलोढ़ मृदा सर्वाधिक में क्या पाया जाता है? बताइए। पोटास और चूना, दोनों याद रखना है। पोटास और चूना पाया जाता है अधिक मात्रा में, और कम में क्या पाया जाता है? सबसे कम क्या पाया जाता है? कमी क्या चीज की होती है मृदा में? नाइट्रोजन, फास्फोरस और ह्यूमस। देखिए इसको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए काली मिट्टी के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। अवसादी चट्टानों के अपरदन से काली मिट्टी का निर्माण होता है। तो बताइए काली मिट्टी का निर्माण किससे होती है? अवसादी चट्टानों के अपरदन से होती है। अवसादी चट्टानों से जो है काली मिट्टी का निर्माण होता है, याद रखना। देखिए काली मिट्टी को जो है रेगुर मिट्टी कहा जाता है। कौन सी मिट्टी? रेगुर मिट्टी कहा जाता है। यह मिट्टी कपास के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। तो पूछा जाएगा कपास के उत्पादन के लिए कौन सी मिट्टी प्रसिद्ध है? रेगुर मिट्टी या फिर काली मिट्टी, जिस कारण इसे काली कपासी मिट्टी कहा जाता है। देखिए जिस कारण इसे क्या कहा जाता है? काली कपासी मिट्टी कहा जाता है। इसे स्वतः जुताई वाली मिट्टी भी कहा जाता है। यहाँ पूछा जाता है किस मिट्टी को स्वतः जुताई वाली मिट्टी कहा जाता है, ये क्वेश्चन पूछा गया। तो काली मिट्टी को कहा जाता है, बिल्कुल। देखिए आगे बढ़िए। इस मिट्टी में जल धारण की क्षमता अधिक होती है। तो बताइए किस मिट्टी में जल धारण की क्षमता अधिक होती है? काली मिट्टी में होती है। इस मिट्टी में बिना सिंचाई के भी कृषि किए जा सकते हैं, बिल्कुल। इस मिट्टी को अदेब मात्रित मिट्टी भी कहा जाता है। तो बताइए किस मिट्टी को अदेब मात्रित मिट्टी कहा जाता है? काली मिट्टी को कहा जाता है। इस मिट्टी को उत्तर प्रदेश में करेल के नाम से जाना जाता है। तो बताइए उत्तर प्रदेश में किस मिट्टी को करेल के नाम से जाना जाता है? काली मिट्टी को करेल के नाम से जाना जाता है, बिल्कुल। आगे बढ़िए। देखिए यह मिट्टी भारत के कुल क्षेत्रफल का 15% भूभाग पर पाया जाता है। हमने अभी बताया कितना परसेंट भूभाग पर? 15% भूभाग पर। इस मिट्टी का रंग काला, देखिए इस मिट्टी का रंग काला होने का क्या कारण है? टिटेनी फेरस मैग्नेटाइट की उपस्थिति के कारण काला होता है। तो बताइए काली मिट्टी का रंग काला किसके कारण होती है? टिटेनी फेरस मैग्नेटाइट की उपस्थिति के कारण होता है। ये क्वेश्चन याद रखना है। आगे बढ़िए। देखिए इस मिट्टी में कपास के अलावा गन्ना, प्याज जैसे खाद्य पदार्थों का भी उत्पादन किया जाता है। तो बताइए किस मिट्टी में कपास, गन्ना और प्याज का उत्पादन किया जाता है? काली मिट्टी में किया जाता है। और देखिए आगे बढ़िए। यह मिट्टी दक्कन के पठारी क्षेत्र में सबसे ज्यादा पाई जाती है। तो बताइए सबसे ज्यादा कहाँ पाई जाएगी ये मिट्टी? दक्कन के पठारी क्षेत्र में पाया जाता है। अगर हम राज्य विशेष की बात करें तो यह मिट्टी सबसे ज्यादा महाराष्ट्र में पाई जाती है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि काली मिट्टी सबसे ज्यादा किस राज्य में पाई जाएगी?
महाराष्ट्र में पाए जाते हैं। बिल्कुल, आगे बढ़िए। देखिए अब लाल मिट्टी, काली मिट्टी के बारे में इतना सारा बात याद रखना है कि किस मिट्टी से इसका निर्माण हुआ, इसमें इसका काला रंग होने का क्या कारण है, उसके बाद कुल कुल भूभाग पर कितना % में यह पाया जाता है, इसमें क्या चीज का उत्पादन किया जाता है, किस राज्य में पाया जाता है। यहाँ से ये 4-5 पॉइंट से हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आपको याद रखना है। अब ये लाल पीली मिट्टी के बारे में पढ़ते हैं। देखिए लाल पीली मिट्टी का रंग जो है ना, लाल होने का क्या कारण है। इसका रंग जो है लाल, जो है लौह ऑक्साइड या फिर फेरिक या फेरस ऑक्साइड की उपस्थिति के कारण होता है। तो बताइए लाल पीली मिट्टी का रंग लाल किसकी उपस्थिति के कारण होता है। फेरस ऑक्साइड या फिर लौह ऑक्साइड या फिर फेरिक ऑक्साइड, एक ही बात है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। यह अम्लीय प्रकृति की मिट्टी होती है। तो बताइए कौन सी मिट्टी अम्लीय प्रकृति की होती है। लाल पीली मिट्टी होती है। इस मिट्टी की अम्लीयता को दूर करने के लिए चूना का प्रयोग किया जाता है। देखिए यहाँ सिंपल सा क्वेश्चन पूछा जाता है कि मिट्टी की अम्लीयता को दूर करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, ये क्वेश्चन पूछा गया। तो बताइए किसका, चूना का प्रयोग किया जाता है। आगे बढ़िए। देखिए यह मिट्टी दक्षिण भारतीय राज्यों में सबसे ज्यादा मात्रा में पाया जाता है। यह मिट्टी दक्षिण भारतीय राज्यों में सबसे ज्यादा मात्रा में पाई जाती है। यह मिट्टी तमिलनाडु में सबसे अधिक पाया जाता है। तो बताइए तमिलनाडु में कौन सी मिट्टी पाई जाती है सबसे ज्यादा। लाल पीली मिट्टी पाई जाती है। वही काली मिट्टी महाराष्ट्र में, याद रखना। देखिए इस मिट्टी में कॉफी, चाय, रबर, काजू इत्यादि का उत्पादन किया जाता है। देखिए यहां से यह क्वेश्चन पूछा गया है कि किस मिट्टी में कॉफी, चाय और काजू, ये तीनों से पूछा गया क्वेश्चन है। किस मिट्टी में कॉफी का उत्पादन किया जाता है, किस मिट्टी में चाय का उत्पादन किया जाता है, किस मिट्टी में काजू का उत्पादन, ये तीनों क्वेश्चन पूछा हो गया है। तो बताइए किस मिट्टी में कॉफी, चाय, रबर, काजू इत्यादि का उत्पादन किया जाता है। लाल पीली मिट्टी में। ये क्वेश्चन अलग अलग करके पूछा गया है। देखिए हर एक बार ये अलग है। किस मिट्टी में कॉफी का उत्पादन किया जाता है, ये किसी और बार पूछा गया। और बाकी देखिए अलग, फिर नेक्स्ट एग्जाम में किस मिट्टी में चाय का उत्पादन किया जाता है, ये भी क्वेश्चन पूछा है। फिर नेक्स्ट एग्जाम में देखिए किस मिट्टी में काजू का उत्पादन किया जाता है, ये तीनों क्वेश्चन 3 बार पूछा गया है। ठीक है, तो याद रखना है आपको। चलिए आगे बढ़ते। देखिए अम्लीय मिट्टी वैसी मिट्टी जिनमें चूना की कमी होती है, उसे ही अम्लीय मिट्टी कहते हैं। तो अम्लीय मिट्टी में किसकी कमी होती है, चूना की कमी होती है। बिल्कुल। अब देखिए क्षारीय मिट्टी वैसी मिट्टी जिसमें चूना की अधिकता होती है, उसे क्षारीय मिट्टी कहा जाता है। तो बताइए जिसमें चूना की अधिकता होगी कैसी मिट्टी होगी, क्षारीय मिट्टी। जिसमें चूना की कमी होगी अम्लीय मिट्टी होगी। बिल्कुल, दोनों को याद रखना है। आगे बढ़िए। देखिए लाल पीली मिट्टी भारत के कुल क्षेत्रफल का 18% भूभाग पर पाया जाता है, जो कि हमने अभी बताया। तो बताइए लाल पीली मिट्टी भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना % भूभाग पर पाया जाता है, 18%। ये देखिए यह भारत की दूसरी सबसे प्रमुख मिट्टी है। अभी हमने क्या बताया था, सबसे अधिक जलोढ़ मिट्टी, उसके बाद लाल पीली मिट्टी 18% भूभाग पर, तो दूसरे नंबर पे ये मिट्टी आती है। अब आगे बढ़े। देखिए लेटेराइट मिट्टी वैसा क्षेत्र जहां तापमान और वर्षा अधिक हो, उन क्षेत्रों में लेटेराइट मिट्टी पाई जाती है। तो बताइए जहां पे वर्षा और तापमान अधिक होगा वहां किस प्रकार की मिट्टी पाई जाएगी, लेटेराइट मिट्टी। बिल्कुल, यह मिट्टी भारत के कुल क्षेत्रफल का 4% भूभाग पर पाया जाता है। तो बताइए कितने % भूभाग पर लेटेराइट मिट्टी पाई जाती है, 4% भूभाग पर। यह मिट्टी सबसे अधिक केरल राज्य में पाया जाता है। तो बताइए केरल राज्य में सबसे अधिक कौन सी मिट्टी पाई जाती है, लेटेराइट मिट्टी। ये क्वेश्चन पूछा गया है, लेटेराइट मिट्टी सबसे अधिक किस राज्य में पाई जाती है, तो केरल राज्य में मारना है। ठीक है, अब आगे बढ़। देखिए इस मिट्टी में चाय, कॉफी, रबर इत्यादि का उत्पादन किया जाता है। तो बताइए चाय, कॉफी, रबर इत्यादि का उत्पादन किस मिट्टी में किया जाता है, लेटेराइट मिट्टी में किया जाता है। अब देखिए मिट्टी का कर्म हमने अभी बताया, इसका क्या बताया, सबसे अधिक कौन सा बताया, आपको याद रखना है जलोढ़ मृदा, जिस कितना %, 40 से 43%। उसके बाद दूसरे नंबर में क्या बताया, लाल पीली मिट्टी कितने %, 18% भूभाग पर। तीसरे नंबर में क्या बताया, काली मिट्टी कितने % भूभाग पर, 15% भूभाग पर। चौथे नंबर पे हमने क्या बताया, लेटेराइट मिट्टी कितने % भूभाग पर, 4% भूभाग पर। इसका कर्म जो है ना आपको याद रखना है, घटते क्रम इसका याद रखना है, हमेशा क्वेश्चन यहां से पूछा जाता है, तो इंपॉर्टेंट लगा लेंगे आप लोग। तो चलिए आगे बढ़ते। देखिए मृदा अवकर्षण किसे कहते हैं, मृदा अवकर्षण के उर्वरता में ह्रास यानी कमी का होना मृदा अवकर्षण कहलाता है। देखिए मृदा की उर्वरता में ह्रास का कमी होना, ह्रास का
होना मृदा अपरदन कहलाता है। ठीक है, आगे बढ़िए, देखिए इंपॉर्टेंट नहीं है ज्यादा, आगे बढ़िए। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 2013 में यह घोषणा किया कि मृदा के प्रति लोगों को जागरूक करने हेतु प्रत्येक वर्ष 5 दिसंबर को विश्व मृदा दिवस मनाया जाता है। तो ये क्वेश्चन पूछा गया, तो बताइए विश्व मृदा दिवस कब मनाया जाता है? 5 दिसंबर को। यह घोषणा कब किया गया? 2013 में किया गया। किसके द्वारा किया गया? संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा किया गया। 2013 में विश्व मृदा दिवस 5 दिसंबर को मनाया जाना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए मृदा जो है ना 6 से 7 पीएच मान वाले मृदा को बेहतर मृदा कहा जाता है। तो बताइए कितना पीएच मान वाले मृदा को बेहतर मृदा कहा जाएगा? 6 से 7। ये क्वेश्चन भी पूछा गया है। तो बेहतर मृदा का पीएच मान कितना होता है? 6 से 7। ठीक है, देखिए पीएच का फुल फॉर्म क्या होता है? पावर ऑफ हाइड्रोजन, पावर ऑफ हाइड्रोजन, पावर ऑफ हाइड्रोजन। ये फुल फॉर्म भी याद रखना है, ये भी पूछा गया। पीएच का फुल फॉर्म पावर ऑफ हाइड्रोजन होता है। देखिए आगे बढ़ते हैं, पर्वतीय मृदा के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। देखिए यह मुख्य तौर पर भारत के पर्वतीय क्षेत्र जैसे हिमालय क्षेत्र, उत्तरी पूर्वी राज्य तथा दक्षिण भारत के पहाड़ी क्षेत्र में पाई जाती है। यह मृदा पर्वतीय ढालों में विकसित हुई है, जिस कारण यह अपोड मृदा है। इस मृदा में चाय, कॉफी, मसाला का उत्पादन किया जाता है। देखिए यहाँ से एक ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, किस मृदा में चाय, कॉफी और मसाला, यानी कि मुख्य तौर पर पूछा जाता है मसाला का उत्पादन किस मिट्टी में किया जाता है? तो बताइए किस मिट्टी में? पर्वतीय मिट्टी में। पर्वतीय मिट्टी में। इतना ही बात आपको याद रखना है कि कौन सा फसल उगाया जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत के मरुस्थलीय क्षेत्रों में जो मृदा पाई जाती है उसे शुष्क अथवा मरुस्थलीय मृदा कहा जाता है। ठीक है, यह मृदा मुख्य तौर पर पश्चिमी राजस्थान, पश्चिमी हरियाणा, दक्षिणी पंजाब और उत्तरी गुजरात में पाया जाता है। तो देखिए मरुस्थलीय मृदा कहाँ कहाँ पाई जाती है? पश्चिमी राजस्थान, उसके बाद पश्चिमी हरियाणा, दक्षिणी पंजाब और उत्तरी गुजरात में मरुस्थलीय मृदा पाई जाती है। ठीक है, इस मृदा में वैसे अनाज का उत्पादन होता है जिसे पानी की आवश्यकता कम होती है। देखिए मरुस्थलीय क्षेत्र है, पानी की आवश्यकता जो है उसको कम होगी, तो कौन सी फसल उगाई जाएगी वहां पे? ज्वार, बाजरा और रागी। ज्वार, बाजरा और रागी। ज्वार, बाजरा और रागी का उत्पादन किस मृदा में किया जाता है? मरुस्थलीय मृदा में किया जाता है। ठीक है, याद रखना है। अब आगे बढ़ते हैं। पंजाब के क्षेत्र में लवणीय मृदा को रेह या कल्लर या फिर ऊसर कहा जाता है। तो बताइए पंजाब के क्षेत्र में लवणीय मृदा को क्या कहा जाता है? रेह या फिर कल्लर या फिर ऊसर कहा जाता है। ठीक है, यह अनुवर्र मृदा होता है। लवणीय मृदा को कृषि योग्य बनाने हेतु जिप्सम या चूना का प्रयोग किया जाता है। देखिए ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताइए लवणीय मृदा को कृषि योग्य बनाने के लिए किसका प्रयोग किया जाएगा? जिप्सम या फिर चूना का। इंपॉर्टेंट है, इससे पहले भी हमने बताया, यह क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। आगे बढ़ी, देखिए पीट एवं जैव मृदा खास तौर पर डेल्टाई इलाकों में पाई जाती है। तो बताइए पीट एवं जैव मृदा खास तौर पर किस क्षेत्र में पाई जाती है? डेल्टाई क्षेत्र में पाई जाती है। बिल्कुल, आगे बढ़िए। देखिए मिट्टी के कणों में ये क्वेश्चन पूछा गया, इसका व्यास पूछा गया, याद रखना है। देखिए बोलते हैं मिट्टी के कणों में बालू का व्यास 2 से 1 mm होता है, 2 से 1 mm होता है, तथा मृत्तिका का व्यास 0.022 mm से कम होता है। तो बताइए मिट्टी के कणों में बालू का व्यास कितना होता है? 2 से 1 mm होता है। वही मृत्तिका का व्यास कितना होता है? 0.002 mm होता है, mm से कम होता है। याद रखना, ये क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए मृदा अपरदन। देखिए मृदा अपरदन के बारे में पढ़ते हैं। मृदा के ऊपरी परतों का क्षरण या फिर विनाश मृदा अपरदन कहलाता है। तो मृदा के ऊपरी परतों का क्षरण या फिर विनाश क्या कहलाता है? मृदा अपरदन कहलाता है। मृदा अपरदन 5 चरणों में होता है। देखिए इन 5 चरणों को हम लोग पढ़ते हैं। पहला देखिए क्या है? बूंद अपरदन। कौन सा? बूंद अपरदन। दूसरा है परत अपरदन। कौन सा? परत अपरदन। तीसरा है रील अपरदन। कौन सा अपरदन? रील अपरदन। चौथा है अवनालिका अपरदन। कौन सा अपरदन? पांचवा है धारा चैनल अपरदन। कौन सा अपरदन? धारा चैनल अपरदन। देखिए ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है और पूछा गया, मृदा का अपरदन कितने चरणों में होता है? 5 चरणों में। इन 5 चरणों का नाम आपको याद रखना है। पहला बूंद अपरदन, दूसरा परत अपरदन, तीसरा रील अपरदन, चौथा अवनालिका अपरदन और 5वां होता है धारा चैनल अपरदन। ठीक है, याद रखना।
अब देखिए मृदा अपरदन कैसे होती है उस चीज को देखते हैं। देखिए अत्यधिक पशु का चारण, अत्यधिक अगर जहाँ पशु का चरण होगा तो मृदा अपरदन होगा, ठीक है। दूसरा देखिए वनों की कटाई अगर जहाँ अधिक होगी तो मृदा अपरदन होगी, ठीक है। तीसरा देखिए झूम खेती, जिसको कि स्थानांतरित कृषि कृषि कहते हैं, जहाँ की देखिए जंगल को काट कर जो है कृषि की जाती है, उसी को झूम या फिर स्थानांतरित कृषि कहा जाता है। तो ये भी होगा तो मृदा अपरदन होगा, ठीक है। वायु अपरदन के कारण भी मृदा अपरदन होगा। उसके बाद देखिए हिमानी अपरदन के कारण भी मृदा अपरदन होगा। तो बताइए मृदा अपरदन के क्या क्या कारण हो सकते हैं? अत्यधिक पशुचारण, उसके बाद वनों की कटाई, उसके बाद झूम कृषि या फिर स्थानांतरित कृषि कहते हैं, उसके बाद वायु अपरदन, उसके बाद हिमानी अपरदन के कारण। इसमें देखिए याद क्या क्या रखना है आपको, 3 चीज याद रखना है। अत्यधिक पशुचारण के कारण मृदा अपरदन होता है, ये बात याद रखना है। दूसरा आप देखिए वनों की कटाई के कारण मृदा अपरदन होती है, ये बात भी याद रखना है। और तीसरा पे झूम कृषि या फिर स्थानांतरित कृषि के कारण जो है मृदा अपरदन होता है। इन तीनों बात को मुख्य तौर पर आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ देखिए। अब देखिए मृदा अपरदन को रोकने का क्या क्या उपाय है, क्या क्या, तो क्या करना है, वन लगाना है सर्वप्रथम, क्या लगाना है, वन लगाना। और झूम कृषि पर क्या करना है, रोक लगाना है, झूम कृषि पर रोक लगाना है, यानी वन को काटने से रोकना है। उसके बाद देखिए पशुचारण पर भी रोक लगाना है। इन तीनों चीजों पर क्या करना है, रोक लगाना है, ठीक है, रोक लगाना है, जिसके कारण क्या होगा, मृदा अपरदन रुकेगी, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। देखिए मृदा अपरदन को रोकने हेतु भारत सरकार ने 1953 ईस्वी में केंद्रीय मृदा संरक्षण बोर्ड का गठन किया गया था। तो बताइए केंद्रीय मृदा संरक्षण बोर्ड का गठन कब किया था? 1953 में। किन्होंने किया था? भारत सरकार ने। किन्होंने? भारत सरकार ने। यह डेट याद रखना, यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब देखिए ऑब्जेक्टिव के तौर पे क्या याद रखना है, भारत की मृदा। देखिए भारत की मृदा के बारे में, बेसाल्ट लावा के अपक्षय के कारण काली मिट्टी का निर्माण होता है। तो बताइए किस लावा के अपक्षय के कारण काली मिट्टी का निर्माण होता है? बेसाल्ट। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। देखिए और आगे बढ़ते हैं। दक्षिणी ट्रेप की रेगुर मिट्टियां काली होती है। तो बताइए दक्षिणी ट्रेप की रेगुर मिट्टियां कैसी होती है? काली होती है, याद रखना है। आगे बढ़िए। देखिए लावा मिट्टियां मालवा पठार में पाई जाती है। बताइए लावा मिट्टी कहाँ पाई जाती है? मालवा पठार में पाई जाती है, मध्य प्रदेश वाले क्षेत्र में। अब देखिए आगे बढ़ते हैं। मालवा पठार की प्रमुख मिट्टी काली होती है। तो बताइए मालवा पठार की मिट्टी कैसी होती है? काली होती है, बिल्कुल। आगे बढ़िए। देखिए झारखंड में काली मिट्टी राजमहल के पहाड़ी प्रदेश में पाया जाता है। बताइए झारखंड के किस क्षेत्र में काली मिट्टी पाई जाती है? राजमहल की पहाड़ी में पाया जाता है, राजमहल की पहाड़ी में पाई जाती है, इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। आगे बढ़िए। देखिए क्रेब्स के अनुसार रेगुर मिट्टी अनिवार्य रूप से परिपक्व मिट्टी होती है। तो बताइए किसके अनुसार रेगुर मिट्टी अनिवार्य रूप से परिपक्व मिट्टी होती है? क्रेब्स के अनुसार। किसके अनुसार? क्रेब्स के अनुसार। देखिए आगे बढ़िए। भारत के उत्तरी मैदान की मृदा सामान्यतः तलोचन से बनी होती है। तो भारत के उत्तरी मैदान की मृदा सामान्यतः किससे बनी होती है? तलोचन से बनी होती है, ठीक है। आगे बढ़िए। देखिए जलोढ़ मिट्टी के लिए न्यूनतम उर्वरक की आवश्यकता होती है। तो बताइए किस मिट्टी के लिए न्यूनतम उर्वरक की आवश्यकता होती है? जलोढ़ मिट्टी के लिए, ठीक है, याद रखना है। देखिए आगे बढ़ते हैं। अम्लीय मिट्टी में जिप्सम का प्रयोग करके उसे फसल उगाने के लिए उपयुक्त बनाया जाता है। हमने इससे पहले भी इसका डिस्कस किया है। तो अम्लीय मिट्टी को कृषि योग्य बनाने के लिए क्या मिलाया जाता है? जिप्सम, जिसको कि चूना कहते हैं, या फिर पोटास। इन चीजों को मिलाकर जो है उसे कृषि योग्य बनाया जाता है। देखिए डिस्कशन इतना ही था मिट्टी से रिलेटेड, मिट्टी का हमने डिस्कस कर दिया। अब नेक्स्ट क्लास में जो है ना मिट्टी से जो है इतना ही, मिट्टी से हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है, इससे ज्यादा नहीं पूछा जाता है, इसलिए ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग जो है इसका क्वेश्चन का आंसर का डिस्कशन करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।